नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल लॉ स्टडी विद चमोली में। आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 के बारे में। इसको शॉर्ट फॉर्म में ESIC एक्ट 1948 भी कहते हैं। लेबर लॉ का एक महत्वपूर्ण अधिनियम है। इस एक्ट के द्वारा कर्मचारियों के सामाजिक बीमा, सोशल इंश्योरेंस का ध्यान रखा गया है। यह इस प्रकार से बनाया गया है कि इसमें बीमारी, डिजीज, मातृत्व, मैटरनिटी, अपंगता, डिसएबलमेंट, रोजगार की चोट के कारण मृत्यु, डेथ ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट इंजरी और बीमाकृत व्यक्तियों और उनके परिवारों को पूर्ण चिकित्सा देखभाल और प्रदान करने के खतरों को यानी कि जो पूर्ण चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के खतरों के खिलाफ एक सामाजिक सुरक्षा प्रदान की गई है। जैसे फायर इंश्योरेंस तथा मैरीन इंश्योरेंस वित्तीय सुरक्षा प्रदान करते हैं, इसी प्रकार यह अधिनियम सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें हम चलिए मैं इसको थोड़ा-सा आसान भाषा में समझा देता हूँ कि क्या है ये। ऊपर दिए गए कारण किसी भी प्रकार के जीवन में अस्थिरता ला सकते हैं। जो ऊपर कारण दिए गए हैं और ये जीवन में अस्थिरता ला सकते हैं। इन सब कारणों से कर्मचारी ही नहीं, उसके ऊपर निर्भर व्यक्तियों पर भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। इस अधिनियम के द्वारा इन सब सामाजिक खतरों को ध्यान में रखते हुए यह कानून बनाया गया, जिसको लेबर डिपार्टमेंट द्वारा शासित किया जाता है। ठीक, यानी गवर्न किया जाता है, रेगुलेट करता है। यदि किसी कर्मचारी के साथ कोई ऐसी दुखद घटना घट जाती है तो इस कानून के द्वारा उसको सहायता का प्रबंध किया जाता है। प्रबंध का मतलब मैनेजमेंट किया जाता है, उसके लिए एक व्यवस्था की जाती है। अब हम बात करते हैं एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट का जो हिस्ट्री है, उसका इतिहास क्या है। सबसे पहले हम इस अधिनियम के इतिहास के बारे में जानते हैं। नंबर 1, इस एक्ट के बारे में सबसे पहली शुरुआत BP अदरकार जी के द्वारा 1943 में ली गई थी। इनका साथ उस वक्त के हेल्थ डिपार्टमेंट कमेटी के हेड जोसेफ बोर जी के द्वारा दिया गया था। इन दोनों ने अपने इस अधिनियम के बारे में इंडियन लिवर कॉन्फ्रेंस तथा स्टैंडिंग लिवर कमेटी को बनाया यानी बताया। इन सब के प्रयासों के द्वारा 6 नवंबर 1946 को यह बिल पेश किया गया। इस बिल को द वर्कमैन स्टेट इंश्योरेंस बिल के नाम से पेश किया गया था। उस वक्त के लेबर मिनिस्टर द्वारा यह कथन कहा गया था, द बिल इज़ अ बिगिनिंग ऑफ अ स्कीम ऑफ सोशल सिक्योरिटी ऑन द लाइन्स फॉलोड इन कंट्रीज मच मोर एडवांस्ड इकोनॉमिकली। यह बिल आर्थिक रूप से अधिक उन्नत देशों की तर्ज पर सामाजिक सुरक्षा की एक योजना की शुरुआत है। सिलेक्टिंग कंपनी द्वारा इसका नाम बदलकर एम्प्लॉयज़ स्टेट किया गया और सिलेक्टिंग कंपनी द्वारा इसका नाम बदलकर एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस बिल रख दिया गया। 19 अप्रैल 1948 को यह बिल प्रभाव में आया और इसका संशोधन ठीक तब 1951 में। और 10 नंबर पॉइंट जो है 1966, इस बिल को चलाने में जो भी प्रशासन संबंधी दिक्कतें आ रही थी, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो आ रही थी, उनको संशोधित किया गया 1975 में, 1984 में, 1989 में और 2010 में। 2010 में फैमिली मेम्बर को भी मेडिकल सुविधाओं को मंजूरी दी गई थी। इस पॉइंट को ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे बात करते हैं एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट। यह पूरे भारत में समान रूप से लागू होगा। ठीक, सभी फैक्ट्रियों में लागू होगा, सीजनल फैक्ट्री तथा रेलवे रनिंग शेड को छोड़कर। ध्यान रखें, केंद्र सरकार ESI कॉरपोरेशन द्वारा विचार विमर्श करने के बाद किसी भी फैक्ट्री में से लागू कर सकती है तथा राज्य सरकार केंद्र सरकार की परमिशन लेकर 1 महीने का नोटिस देकर इसे किसी भी फैक्ट्री में लागू कर सकती है। अब है जो छूटने की शक्ति, पावर टू एग्जेम्प्ट। देखिए, उपयुक्त सरकार जो है किसी भी संस्थान को इस एक्ट से बाहर रख सकती है, परंतु छूट 1 साल से अधिक समय के लिए नहीं हो सकती। यह छूट बढ़ाने के लिए उसे हर साल उसे रिन्यू कराना पड़ेगा और छूट देने के लिए उपयुक्त सरकार द्वारा कारण बताना भी अनिवार्य है। सेक्शन 90, यदि सरकार को लगता है किसी संस्थान में इस एक्ट के बिना भी पहले से ही काफ़ी ज़्यादा सुविधाएं दी जा रही हैं, तो वह उस संस्थान को इस एक्ट से बाहर रख सकती है। ठीक,
अब इसकी कंट्रीब्यूशन के बारे में बात कर लेते हैं। केंद्र सरकार द्वारा अंशदान कंट्रीब्यूशन की गणना की जाएगी। एम्प्लॉयज़ द्वारा अपने वेतन का 0.75% तथा एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉय के वेतन का 3.75%। अब हम आगे बात कर लेते हैं एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 के बेनिफिट्स क्या है। जानते हैं। नंबर 1 चिकित्सा लाभ है, मेडिकल बेनिफिट है। किसी भी मेडिकल ट्रीटमेंट के खर्चे का 1/8 भाग राज्य सरकार द्वारा खर्च किया जाता है और बाकी का खर्च ईएसआई द्वारा वहन किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा उठाए जाने वाले 1/8 भाग 1 ईयर में 1200 रुपये से अधिक नहीं दिया जाएगा, यानी कि 1/8 भाग 5000 बनता है और तब भी राज्य सरकार द्वारा 12 ही दिए जाएंगे। यदि मुख्य एम्प्लॉयर अपने हिस्से की राशि का अंशदान नहीं करता है तो उस पर उस रकम की देनदारी बन जाएगी, जिसको उसे 12% या उससे इससे अधिक ब्याज के साथ चुकता करना पड़ेगा। अब हम अंतिम संस्कार की बात करते हैं। फ्यूनरल बेनिफिट जो है पुराने समय में यहाँ तक देखा गया है कि कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसका अंतिम संस्कार करते वक्त करने करने तक के उसके परिवार वालों के पास पैसे नहीं होते थे। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा ईएसआईसी में अंतिम संस्कार के लिए भी राशि रखी गई है। समय समय पर इसको महंगाई के अनुसार बदला जा सकता बदलता रहता है और वर्तमान समय में 15,000 की धनराशि है। मातृत्व लाभ मैटरनिटी बेनिफिट, इसके अनुसार मातृत्व लाभ भी महिला कर्मचारी के लिए इस कानून में रखा गया है। विकलांगता लाभ यानी डिसेबिलिटमेंट बेनिफिट जो है कर्मचारी के विकलांग होने की स्थिति में इस अधिनियम में उसके हितों का ध्यान रखा गया है। ठीक, अब हम बात करते हैं निर्भर लाभ डिपेंडेंट बेनिफिट क्या है। यदि कोई कर्मचारी नौकरी करते समय दुर्घटना में मर जाता है, अपंग हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में उसके परिवार के उसके साथ साथ उसके ऊपर निर्भर लोगों की भी बहुत दुर्गति हो जाती है। इस अधिनियम में कर्मचारी के ऊपर निर्भर लोगों को भी लाभ दिया जाता है। और बीमारी और बीमारी का विस्तार सिकनेस एंड एक्सटेंड सिकनेस बेनिफिट्स, यदि कोई ऐसी दुर्घटना घट जाती है जिससे कि कर्मचारी ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है कि वह ठीक से चले भी ना सके और यानी चल भी ना सके और खड़ा भी ना हो सके, साथ ही साथ उसकी स्थिति भी सुधर ना रही हो, तो ऐसी स्थिति में भी इस अधिनियम में कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखा गया है। अब हम डिसएबलमेंट के बारे में बात करते हैं। यदि कोई देखिए यदि कोई कार्य करने के दौरान हुई दुर्घटना में कुछ समय बाद कर्मचारी अपंग हो जाता है, तब भी उसके हितों की रक्षा करने के लिए इस कानून में उसके लिए नियम बनाए गए हैं। ठीक, तो आज हमने बात की ईएसआईसी के बारे में, बहुत डिटेल में इसको हमने समझा।